अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो बस एक और विरोध प्रदर्शन है, तो शायद आप सबसे बड़ी कहानी मिस कर रहे हैं। सोचिए, काबुल की एक तंग गली जहां एक 20 साल का लड़का कैमरे की तरफ देखकर कहता है, हम युद्ध में पैदा हुए पर हम अपने बच्चों को शांति देना चाहते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की आवाज है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस आवाज में एक नाम बार बार उभर रहा है, भारत। हाँ, वही अफगानिस्तान जिसे दुनिया सिर्फ बंदूक और अराजकता से जोड़ती है, वहां अब एक नई सोच क्वाइटली जन्म ले रही है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो टीवी की हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। ये कहानी है उस नई पीढ़ी की जिसने बचपन में गोलियां सुनी लेकिन सपने लोकतंत्र के देखे। ये कहानी है उन महिलाओं की जो डर की दीवार तोड़कर भविष्य मांग रही हैं। और ये सिर्फ अफगानिस्तान की कहानी नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया के पावर गेम की शुरुआत हो सकती है। अगर ये हवा सच में बदली तो नक्शे नहीं, समीकरण बदलेंगे। इस वीडियो में हम वही परत खोलेंगे जो खबरों के नीचे छिपी है, इतिहास, रणनीति और भावनाओं का वो संगम जो आने वाले साल तय कर सकता है। सवाल सीधा है, पर जवाब आपको आखिर तक बांधे रखेगा। क्या अफगानिस्तान सच में भारत की ओर मुड़ रहा है? और अगर हाँ, तो दुनिया बदलने में कितना समय लगेगा? चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपकी स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। अगर आज अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ विरोध प्रदर्शन कह दिया जाए, तो यह सच्चाई के साथ सीधा अन्याय होगा। क्योंकि सड़कों पर दिख रही भीड़ से कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरी वो बेचैनी है जो जमीन के नीचे लावा बनकर उबल रही है। यह अचानक फूटा गुस्सा नहीं है, यह 40 साल के युद्ध, विस्थापन, डर और टूटे हुए सपनों का जमा हुआ दबाव है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसने पिछले 4 दशकों में शायद ही कोई ऐसा साल देखा हो जब बंदूकें खामोश रही हों। सोवियत टैंक, गृह युद्ध की गोलियां, विदेशी हस्तक्षेप, फिर तालिबान की वापसी। हर दौर ने एक नई पीढ़ी से उसका बचपन छीन लिया। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। काबुल की गलियों से लेकर कंधार के बाजारों तक, हेरात से गजनी तक एक नई आवाज उठ रही है। यह आवाज सिर्फ नारों की नहीं है, ये दिशा मांग रही है। ये किसी संगठन की चाल नहीं, ये एक पीढ़ी की पुकार है। एक ऐसी पीढ़ी जो कह रही है, हमें सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, भविष्य चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात, इस बदलती सोच की धुरी कहीं ना कहीं भारत की ओर घूमती दिख रही है। लेकिन ठहरिए, असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। अफगानिस्तान की सड़कों पर आज जो सबसे बुलंद आवाज सुनाई दे रही है, वह बुजुर्ग नेताओं की नहीं, वह युवाओं की है। ये वही पीढ़ी है जिसने बचपन में गोलियों की आवाज सुनी लेकिन सपने इंटरनेट की स्क्रीन पर देखे। एक तरफ वह पीढ़ी है जो बंदूक को सत्ता का प्रतीक मानती रही, और दूसरी तरफ यह नई पीढ़ी है जो सिस्टम को ताकत समझती है। काबुल यूनिवर्सिटी के एक छात्र की कल्पना कीजिए जो कैमरे के सामने खड़ा होकर कहता है, हमने युद्ध विरासत में पाया, लेकिन हम अपने बच्चों को शांति देना चाहते हैं। उसके लिए असली लड़ाई सत्ता की नहीं, पहचान की है। उसे बंदूक नहीं, पहचान चाहिए। ऐसी पहचान जो उसकी सोच से बने, उसके हुनर से बने, न कि किसी कठोर नियम या डर से। यही कारण है कि कई अफगान युवा भारत को सिर्फ एक पड़ोसी देश के रूप में नहीं, बल्कि एक सिस्टम मॉडल के रूप में देखने लगे हैं। एक ऐसा देश जहां सरकारें बदलती हैं लेकिन संविधान स्थिर रहता है, जहां असहमति देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र का हिस्सा मानी जाती है, जहां बहस होती कल है लेकिन भविष्य गोलियों से तय नहीं होता। उनके लिए यह तुलना सीधी है, एक तरफ बंदूक का शासन, दूसरी तरफ व्यवस्था का विश्वास, और इसी तुलना में उनकी उम्मीदें आकार ले रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उम्मीद सिर्फ भावना है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? अफगानिस्तान में अगर इस बदलती हवा को सबसे साफ किसी ने आवाज दी है तो वह महिलाएं हैं। वे सिर्फ सड़कों पर नहीं उतरी, वे खामोशी की दीवार तोड़कर बाहर आई हैं। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में डर नहीं, दृढ़ता है। वे सिर्फ अपने हक की बात नहीं कर रही, वे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य मांग रही हैं। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है, उन्हें पढ़ाई चाहिए, काम करने का अधिकार चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए जहां हर सुबह डर के साथ शुरू ना हो। दशकों तक उन्हें चुप कराया गया, घरों की चारदीवारी में सीमित किया गया, लेकिन आज वे कह रही हैं, अब और नहीं। यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, यह नैतिक हो गया है। क्योंकि जब महिलाएं आगे आती हैं तो बदलाव को वैधता मिलती है, उसे नैतिक ताकत मिलती है। कई अफगान महिलाओं के लिए भारत एक उदाहरण बनकर उभरा है, एक ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा जहां अधिकार कानून से तय होते हैं, बंदूक से नहीं, जहां मतभेद के बावजूद आवाज दबाई नहीं जाती। उनकी लड़ाई सीधी है,
वे सत्ता नहीं चाहती, वे सम्मान चाहती हैं। और जब सम्मान की मांग सड़कों पर उतरती है तो इतिहास करवट लेता है। लेकिन यह करवट कितनी गहरी होगी, यह अभी तय होना बाकी है। अफगानिस्तान की आज की बेचैनी को समझना है तो उसकी पिछली 40 साल की कहानी सुननी होगी। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों के जख्मों में लिखी गई है। सब कुछ बदला 1969 में, जब सोवियत आर्मी अफगान जमीन पर उतरी। टैंकों की गड़गड़ाहट ने एक पूरे देश की शांति को निगल लिया। फिर शुरू हुआ गृह युद्ध। अलग अलग गुट, अलग अलग झंडे, लेकिन आम आदमी के लिए हर झंडा एक जैसा था, अस्थिरता का प्रतीक। इसके बाद विदेशी हस्तक्षेप आया। आतंकवाद के नाम पर बम गिरे, सरकारें बनी और गिरी। और जब लगा कि शायद अब कुछ स्थिर होगा, तब फिर लौट आया तालिबान। जैसे इतिहास ने खुद को दोहरा दिया हो। इन सबके बीच एक पूरी पीढ़ी बूढ़ी हो गई। आज अफगानिस्तान के कई बुजुर्ग बस इतना कहते हैं, हमने सब देखा, अब बच्चे बचे। उनकी आवाज में गुस्सा कम है, थकान ज्यादा है। वे क्रांति नहीं चाहते, वे स्थिरता चाहते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक इच्छा है कि आने वाली सुबह सामान्य हो, गोलियों की नहीं, स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई दे। और यही थकान, यही स्थिरता की प्यास आज के बदलाव की असली जमीन तैयार कर रही है। अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता केवल आज की राजनीति से नहीं जुड़ा है, यह सीमाओं से पुराना है। यह इतिहास की उन परतों में दर्ज है जहां संस्कृति, व्यापार और विचार बिना पासपोर्ट के चलते थे। कभी यही जमीन गांधार के नाम से जानी जाती थी, एक ऐसा क्षेत्र जहां भारतीय और मध्य एशियाई सभ्यताओं का संगम हुआ। यहां कला बदली, भाषा बदली, लेकिन संबंध नहीं टूटे। बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं सिर्फ पत्थर नहीं थीं, वे उस सांस्कृतिक धड़कन का प्रतीक थीं जो भारत से होकर अफगान पहाड़ों तक पहुंची थी। सम्राट अशोक का धर्म चक्र इन्हीं रास्तों से गुजरा, शांति और बौद्ध विचारों का संदेश लेकर। बाद में कनिष्क का साम्राज्य इसी भूभाग में फला फूला, जहां से व्यापार मार्ग मध्य एशिया और भारत को जोड़ते थे। ये संबंध किसी राजनीतिक विस्तार का प्रमाण नहीं है, ये सांस्कृतिक निरंतरता की कहानी है। सदियों तक कारवां चलते रहे, विचार चलते रहे, लोग चलते रहे। आज जब अफगानिस्तान में भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहें उठती हैं, तो वह अचानक पैदा हुई भावना नहीं है, वह कहीं ना कहीं उसी साझा अतीत की स्मृति से भी जुड़ी है। और यही ऐतिहासिक गहराई इस बदलती कहानी को भावनात्मक वैधता देती है। अब जरा भावनाओं से आगे बढ़कर रणनीति की ठंडी जमीन पर खड़े होकर सोचिए, अगर काबुल का झुकाव सच में दिल्ली की ओर होता है तो इसके मायने क्या होंगे? सबसे पहले बदलेगा भूगोल का अर्थ। आज भारत की मध्य एशिया तक सीधी जमीनी पहुंच सीमित है, लेकिन अगर अफगानिस्तान के साथ गहरा सहयोग बनता है तो भारत के लिए एक नया लैंड कॉरिडोर खुल सकता है। और यह सिर्फ नक्शे पर बनी रेखा नहीं होगी, यह ऊर्जा, व्यापार और संसाधनों की जीवन रेखा बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत को गैस पाइपलाइन, तेल मार्ग और दुर्लभ खनिजों तक सीधी पहुंच मिल सकती है। अफगानिस्तान खुद लिथियम, आयरन ओर और अन्य खनिजों के भंडार के लिए जाना जाता है। एक स्थिर और सहयोगी काबुल भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन रेखा भी खिसक जाएगी। भारत केवल समुद्री शक्ति नहीं रहेगा, बल्कि मध्य एशिया के भू राजनीतिक समीकरण में भी सीधा खिलाड़ी बन जाएगा। और जब कोई क्षेत्रीय शक्ति अपनी पहुंच बढ़ाती है तो केवल व्यापार नहीं बढ़ता, प्रभाव भी बढ़ता है। यानी यह सिर्फ दो देशों की नजदीकी नहीं होगी, ये पूरे क्षेत्र की शक्ति संरचना को दोबारा परिभाषित करने वाला बदलाव हो सकता है। लेकिन हर रणनीतिक अवसर के साथ एक रणनीतिक प्रतिक्रिया भी जन्म लेती है, और यहीं से कहानी का अगला, कहीं ज्यादा जटिल अध्याय शुरू होता है। अगर अफगानिस्तान का झुकाव भारत की ओर बढ़ता है तो सबसे गहरी बेचैनी इस्लामाबाद में महसूस होगी। दशकों से पाकिस्तान की सुरक्षा नीति में एक शब्द बार बार दोहराया गया है, स्ट्रैटेजिक डेप्थ, यानी अफगानिस्तान को अपनी पश्चिमी सुरक्षा ढाल के रूप में देखना। एक ऐसा भूभाग जो भारत के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में बैकअप स्पेस बन सके। लेकिन अगर काबुल की प्राथमिकताएं बदलती हैं तो यह सिद्धांत सीधे चुनौती के घेरे में आ जाएगा। पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान की सेना, जिसने लंबे समय तक अफगान समीकरण को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा, उसे नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। यह सिर्फ सीमा का सवाल नहीं होगा, यह प्रतिष्ठा और प्रभाव का सवाल बन जाएगा। राजनीतिक स्तर पर भी असर पड़ेगा। आंतरिक बहस तेज होगी। विपक्ष सरकार से सवाल करेगा कि दशकों की नीति आखिर किस दिशा में जा रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकता है। धार्मिक भावनाओं को भी नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा सकता है ताकि इस बदलाव को वैचारिक चुनौती के रूप में दिखाया जा सके। यानी
यह केवल एक झुकाव नहीं होगा, यह दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन में सीधी टकराव की रेखा खींच सकता है। लेकिन यह शतरंज सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं खेली जा रही। बोर्ड कहीं बड़ा है और मोहरे भी। सबसे पहले नजर जाएगी बीजिंग की ओर। चाइना ने पिछले वर्षों में अपने आर्थिक गलियारों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के जरिए पूरे क्षेत्र में गहरी पकड़ बनाने की कोशिश की है। अफगानिस्तान उसके लिए सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, बल्कि संसाधनों और रणनीतिक मार्गों का संभावित केंद्र है। अगर काबुल में भारत का प्रभाव बढ़ता है तो यह उसके आर्थिक कॉरिडोर की गणना को बदल सकता है। इसके साथ ही शिनजियांग का संवेदनशील इलाका भी बीजिंग की चिंता का कारण बनेगा। वहां की स्थिरता चीन की प्राथमिकता है और अफगानिस्तान में किसी नए समीकरण का सीधा असर उस क्षेत्र पर पड़ सकता है। मॉस्को भी चुपचाप देखता नहीं रहेगा। रशिया मध्य एशिया को अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है। अगर भारत की उपस्थिति वहां मजबूत होती है तो शक्ति संतुलन का समीकरण बदल सकता है। और फिर है ईरान, जिसके लिए अफगानिस्तान धार्मिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा दृष्टि से बेहद अहम है। तेहरान किसी भी ऐसे बदलाव को बारीकी से परखेगा जो उसके सीमावर्ती हितों को प्रभावित करे। यानी यह कहानी अब क्षेत्रीय नहीं रही, यह वैश्विक शक्ति संतुलन की बड़ी बिसात पर खेला जाने वाला दांव बन चुकी है। लेकिन रणनीति और भावनाओं से परे एक और परत है, कानून की, संविधान की, पहचान की। अगर कभी अफगानिस्तान या उसका कोई हिस्सा भारत के साथ किसी औपचारिक राजनीतिक ढांचे की ओर बढ़ता है तो सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं रहेगा। सबसे पहला प्रश्न होगा कानूनी संरचना का। क्या वहां भारत का संविधान लागू होगा या कोई विशेष स्वायत्त मॉडल तैयार किया जाएगा? प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी? न्याय प्रणाली किस ढांचे में काम करेगी? फिर आएगा नागरिकता का सवाल। क्या वहां के लोगों को पूर्ण नागरिक अधिकार मिलेंगे? दोहरी व्यवस्था होगी या कोई विशेष श्रेणी बनाई जाएगी? ये सिर्फ तकनीकी प्रश्न नहीं है, ये पहचान से जुड़े प्रश्न हैं। सांस्कृतिक स्वायत्तता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। अफगानिस्तान की अपनी भाषा, परंपराएं और सामाजिक संरचना है। क्या उन्हें विशेष संरक्षण मिलेगा या एकीकरण के नाम पर समरूपता का दबाव बनेगा? भारत के भीतर भी बहस छिड़ेगी, संसद में तीखी चर्चा होगी। कुछ इसे साझा सभ्यता का पुनर्संबंध कहेंगे, कुछ इसे संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ और सुरक्षा जोखिम मानेंगे। करदाताओं का सवाल उठेगा, सुरक्षा एजेंसियों की चिंता सामने आएगी। यहीं असली कसौटी होगी। क्या यह कदम साझेदारी की जिम्मेदारी होगा या विस्तारवाद की छवि पैदा करेगा? और शायद पहली बार दर्शक भी सिर्फ श्रोता नहीं रहेगा, वह खुद सोचने लगेगा, भावना से आगे बढ़कर तर्क की दिशा में। आखिर में सारी बहस, सारे रणनीतिक समीकरण और सारे अंतरराष्ट्रीय तनाव एक बहुत सरल सच्चाई पर आकर टिक जाते हैं। अफगानिस्तान की आम जनता क्या चाहती है? जवाब जटिल नहीं है। वे शिक्षा चाहते हैं, वे सम्मान चाहते हैं, वे ऐसी सुबह चाहते हैं जो धमाकों से नहीं, स्कूल की घंटी से शुरू हो। वे ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पहचान डर से नहीं, अवसर से तय हो। अगर उनकी उम्मीदों की दिशा सच में भारत की ओर मुड़ती है तो यह भारत के लिए केवल गर्व का क्षण नहीं होगा, यह परीक्षा का क्षण भी होगा। जब कोई समाज आपको उम्मीद का प्रतीक मानने लगे तो वह आपकी शक्ति नहीं, आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा देता है। भारत के सामने तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वह इस भूमिका को कैसे निभाए। क्या यह कदम सैन्य विस्तार की तरह दिखेगा या फिर एक साझेदारी की तरह, जहां सहयोग बराबरी के आधार पर हो, जहां संस्कृति का सम्मान हो, पहचान सुरक्षित रहे और स्थिरता थोपे नहीं बनाई जाए? क्योंकि इतिहास गवाह है, प्रभाव थोपने से नहीं टिकता, विश्वास से टिकता है। हो सकता है यह बदलाव तुरंत ना आए, हो सकता है यह सिर्फ एक विचार बना रहे, लेकिन कभी कभी विचार ही इतिहास की दिशा बदल देते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया की बड़ी ताकतें क्या सोचेंगी, असली सवाल यह है, क्या भारत इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है? वैसे दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।